दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा कैसे एक बूढ़े पिता ने भारी मन से अपनी बेटी पूनम को फोन किया। आवाज में थकावट थी, पर दर्द उससे भी गहरा था। पूनम बेटा, तुझसे बात करनी थी। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही, बहुत बदल गई है। हमसे ठीक से बात भी नहीं करती, ताने मारती है, और अब तो खाना भी जैसे जबरन देती है। मैं थक गया हूँ ये सब सहते सहते। पूनम हक्की बक्की रह गई। ये वही पापा थे जो कभी अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकते थे। फिर आज इतनी शिकायतें। ऐसा क्या बदल गया माँ के जाने के बाद? क्या वाकई नेहा दिखावे में इतनी अच्छी थी, या पापा अब उम्र के उस दौर में है जहां जरा सी बात भी दिल पर लगती है? या फिर घर के भीतर कुछ ऐसा हो रहा था जो पापा कह नहीं पा रहे हैं? पूनम की उलझनें बढ़ती जा रही थी। इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए वो मायके की ओर निकल पड़ती है। आइए जानते हैं कि जब वो मायके पहुंचती है तो वो क्या देखती है। क्या सच में उसकी भाभी बदल गई है, या पापा के व्यवहार से वो परेशान है? क्या है आखिर ऐसा जो वो देख और समझ नहीं पा रही थी? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मन की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता और बहू का सच। घर की देहरी पर कदम रखते ही पूनम को एक अजीब सी खालीपन ने जकड़ लिया था। वो आंगन जहां माँ की आवाज गूंजती थी, वो आंगन अब जैसे खामोश बैठा था। हर कोना जैसे माँ की गैर हाजिरी का मातम मना रहा था। पूनम की नजरें अनायास ही माँ की उस चौकी की ओर चली गई जहां वो बैठकर उसके लिए अचार या पराठा परोसती थी। वहां अब सिर्फ एक खाली कुर्सी थी। माँ के बिना घर कैसा होता है, उसे कहाँ पता था। आज समझ में आ रहा था कि मायका सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता, वो माँ की उपस्थिति से ही मायका कहलाता है। उसके बिना ये घर अब अजनबी सा लग रहा था। भावनाओं की आंधी में भीगती सी पूनम बस खुद को समेटे खड़ी रही। घर की दहलीज पार कर पूनम अंदर गई। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, माँ की पसंद के पर्दे और रसोई की हल्की सी महक, सब कुछ पूनम को माँ की याद दिला रहा था। इन सब के बीच अब उसे केवल अपने पिता की चिंता थी। रसोई से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए पूनम सीधे रसोई में चली गई। वह ये सब देखकर हैरान थी कि रसोई में उसके पापा खाना बना रहे थे। पापा, आपसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, आप रसोई में क्या कर रहे हो? और भाभी कहाँ है? उसने हैरानी से पूछा। पूनम को नेहा पर गुस्सा आ रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके पापा सही कह रहे थे। बदल गई है नेहा। अरे बेटा, अब तो बस यही सब है। तू बता कैसी है, और आने से पहले बताया क्यों नहीं? तू बैठ, मैं तुझे पानी देता हूँ, कहकर राम प्रकाश जी पूनम के लिए पानी का गिलास भरने लगते हैं। इतने में पूनम की भाभी वहां आ जाती है। अरे पूनम, तुम कब आई? और तुमने अपने आने की कोई खबर भी नहीं दी। मुस्कुराते हुए नेहा ने पूनम को गले लगा लिया। तुम थक गई होंगी, पहले कुछ खा लो। मैंने चाय और मठरी बना रखी है। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए नेहा प्लेट में मठरी और चाय रखकर ले आई, जैसे एक बहन हो जो अपनी बहन को सारी तकलीफों से दूर रखना चाहती है। पूनम को ये सब देखकर एक पल को भरोसा ही नहीं हुआ। पूनम ने पहले तो हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में उसकी अनेक उलझनें उत्पन्न हो रही थी। फिर भी उसने कहा, अरे भाभी, आप इतना परेशान मत होइए। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, ये तो मेरा घर है। पूनम को नेहा के व्यवहार थोड़ा अजीब सा लग रहा था। या माँ की मृत्यु के बाद नेहा का यह व्यवहार असामान्य हो गया था, या यूं कहें कि कुछ अप्रत्याशित सा हो गया था। पूनम की आंखों में भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। एक ओर माँ की कमी की टीस थी, तो दूसरी ओर नेहा के इस बदले हुए व्यवहार की उलझन। कहीं ये दिखावा तो नहीं? पूनम की आंखें बार बार नेहा की हर हरकत को जैसे स्कैन कर रही थी। कहीं ये बनावटी तो नहीं? हर बात में इतनी तत्परता, इतना ध्यान, इतनी चिंता, जैसे वो किसी कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश कर रही हो, या अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है।
पूनम नेहा के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी। शायद अब रिश्तों ने करवट ली हो, शायद वक्त ने सबको सिखा दिया हो कुछ, पर उसके दिल के एक कोने में शक की एक चुप सी परछाई अब भी जमी हुई थी। अच्छा हुआ पूनम, तुम आ गई। अब 10-15 दिन पहले नहीं जाने दूंगी मैं आपको। जानती है कितनी अकेली हो गई थी इन दिनों में मैं। नेहा की यह बात सुनकर पूनम का दिल थोड़ी देर के लिए पिघल सा गया। नेहा की आंखों में सच्ची खुशी और हल्की सी नमी देखकर पूनम को सचमुच यह लगा कि शायद नेहा भी मां के जाने से टूट चुकी है। वो बार बार पूनम का हाथ थाम रही थी, जैसे बहुत दिन बाद किसी अपने को पाया हो। पूनम का मन भी भावुक हुआ। नेहा के लहजे में आत्मीयता थी। पूनम को सब भला सा लग रहा था। उसे ऐसा लगा कि शायद उसके सारे डर निराधार थे। शायद नेहा सच में बदल गई है। शायद माँ के न रहने के बाद नेहा ने रिश्तों की अहमियत को समझा हो। लेकिन पापा, दिल के किसी कोने में संदेह का धुंधलका अब भी बना हुआ था। पर हो सकता है ये सब ऊपरी बातें हों। अगर इसने मेरे पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं इसे नहीं बख्शूंगी। पूनम ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। बाहर से भले ही नेहा मुस्कुरा रही थी, अपने पन का मुखौटा लगाए हुए थी, लेकिन पूनम अब जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी। अब वह सिर्फ बेटी नहीं थी, अब वह एक सजग प्रहरी बन चुकी थी, जो अपने पिता की हर परछाई पर नजर रखेगी। वो देखना चाहती थी ये अपनापन सच्चा है या कोई और स्वार्थ छिपा है इसके पीछे। नेहा ने पूनम के नहाने के लिए कपड़े और तौलिया भी निकाल दिए। पूनम ने पहले तो हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में उलझन थी। फिर भी उसने कहा, अरे भाभी, आप इतना परेशान मत होइए। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, ये तो मेरा घर है। इतना सुनते ही नेहा की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस एक दर्द को दबाती हुई मुस्कुराने की कोशिश करती रही। आंखों से आंसू छर-छर गिरने लगे, लेकिन उसने मुड़कर पूनम को देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधी रसोई की तरफ निकल गई। पूनम वहीं ठिठक कर रह गई। उसे नेहा की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। शायद पश्चाताप, शायद अकेलापन, या फिर कोई अनकहा दर्द। घर तो मां के बिना सुनसान था ही। अब नेहा की ये चुप्पी उसे और बेचैन करने लगी थी। पूनम को नेहा की घुटन अब शब्दों से नहीं, हर हरकत से महसूस होने लगी थी। पहले जब वह घर में आई थी तो उसे यह सब एक अभिनय लग रहा था, एक दिखावा। पर अब कुछ पल साथ बिताकर वह समझने लगी थी कि शायद कुछ अंदर ही अंदर टूटा है और नेहा उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहती। पूनम जल्दी से नहा धोकर सीधा रसोई की ओर चल पड़ी, जैसे किसी गहरे सच की तह तक पहुंचने की बेचैनी हो। वह जानती थी कि मान नहीं रही, पर इस घर में रिश्तों की गर्मी बाकी है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी था। नेहा ठीक वैसे ही फुलके बेल रही थी जैसे पहले बेला करती थी, एकदम पतले, गोल और मखमली। पूनम को कुछ पल के लिए पुरानी यादों ने जकड़ लिया, जब माँ, नेहा और वो तीनों रसोई में मिलकर काम करते थे। लेकिन अब नेहा का चेहरा भावहीन था, जैसे आदत में ढल चुकी हो, मगर दिल अब भी किसी और दुनिया में अटका हो। तभी पापा की आवाज आई, बहू, मेरा भी खाना परोस दे। जी पापा, अभी परोस देती हूँ, बस फुल्का सिक जाए। पूनम ने महसूस किया कि नेहा की आवाज में आदर तो था, पर कहीं गहराई में एक थकावट भी थी। अरे भाभी, इतने सारे सिके हुए हैं, एक परोस दो इनमें से पापा को। पूनम ने जैसे नेहा का हाथ बटाना चाहा, मगर तभी नेहा ने रुक कर कहा, नहीं पूनम, पहले पापा दो फुलके आराम से खा लेते थे, अब इन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। जिद करके डालूं तो गुस्सा करते हैं, फिर माहौल बिगड़ता है। आप रुकिए, थोड़ा मोटा सा सेक देती हूँ।
खुराक तो पहुंचे थोड़ी पेट में। देखिए ना, पापा कितने कमजोर हो गए हैं। नेहा की ये बातें सुन पूनम एक पल को सन्न रह गई। उसकी आंखें पापा के चेहरे पर टिक गई। सचमुच वो दुबले और थके हुए दिख रहे थे। और नेहा की आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक चिंता, एक देखभाल और एक जिम्मेदारी की सच्ची छाया थी। उस एक पल में पूनम को महसूस हुआ कि जो कुछ उसे पहले ऊपरी बात लग रही थी, शायद वही इस घर में अब बचा हुआ प्यार था। और नेहा उसकी सबसे बड़ी वाहिका। पूनम बस नेहा का चेहरा ताकती रह गई, जैसे पहली बार किसी बहू को इस रूप में देख रही हो। वो रूप जहां अपनापन भी था, समझ भी थी और चुपचाप निभाई जा रही जिम्मेदारी भी थी। नेहा का चेहरा थका हुआ जरूर था, लेकिन उसमें एक ठहराव था, जैसे वो हर दुख और हर ताने को अपने भीतर समेट कर भी मुस्कुराना जानती हो। उधर राम प्रकाश जी ने आज भी रोटी ऐसे ही पटकते हुए खा ली, जैसे कोई बोझ उठा रहे हों। हर निवाला जैसे कोई शिकायत करता हो, अपने अकेलेपन से, अपनी टूटती उम्मीदों से। और फिर वही रोज की तरह कड़क आवाज में बोले, ला बहू, दे तेरी बाल्टी, दूध ले आऊं। नेहा ने बिना कुछ कहे बाल्टी पकड़ाई, और जैसे ही राम प्रकाश जी बाहर निकले, उसने तुरंत शर्मा अंकल को फोन लगाया। चाचा जी, पापा जी निकल गए हैं। नेहा की आवाज में राहत थी, जैसे कोई लक्ष्य पूरा कर लिया हो। जब पूनम ने देखा कि पापा अपने घुटनों पर हाथ रखकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं, एक पल को उसका दिल कांप उठा। पापा का झुकता हुआ शरीर, उनकी लाठी पर बढ़ता हुआ बोझ और चेहरे पर उभरती हल्की सी पीड़ा, सब कुछ एक तीर की तरह उसके दिल को चीरने लगा। उसने तुरंत नेहा की ओर मुड़ते हुए कहा, झुंझलाहट और कुछ बेचैनी से कहा, भाभी, आपको तो पता है ना, पापा के घुटनों में दर्द रहता है। फिर क्यों उन्हें दूध लेने भेजती हो? इस बुढ़ापे में उन पर इतना बोझ क्यों दे रही हो भाभी? और आप किसे फोन कर रही थी? उसकी आवाज में करुणा थी, लेकिन उसके लहजे में एक अनकहा आरोप भी था। नेहा एक क्षण के लिए चौंक गई, फिर बोली, पूनम, तुम्हें शायद दिख नहीं रहा, मैं उन्हें बोझ नहीं दे रही, मैं उन्हें जीने का एक बहाना दे रही हूँ। पूनम अभी भी स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। सहजता से मुस्कुराते हुए नेहा ने जवाब दिया, मैं शर्मा अंकल को फोन लगा रही थी। पापा जी मम्मी जी के जाने के बाद से कहीं निकलते ही नहीं थे, इसलिए मैंने दूध वाले को भी मना कर दिया। अगर पापा जी खुद दूध लाएंगे तो थोड़ा सैर भी हो जाएगी। मैंने कॉलोनी के उनके पुराने दोस्तों से भी कह दिया है कि शाम को उनके साथ चला करें। वो थोड़ा रुक कर आगे बोली, क्या करूं पूनम, पापा जी धीरे धीरे सबसे दूर होते जा रहे थे। किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलना नहीं चाहते, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे। ये दूध लाने का बहाना नहीं है, उनके जीने का एक छोटा सा जरिया है। आधा घंटा सही, मगर हंसी मजाक में बीतेगा। पूनम अब पूरी तरह स्तब्ध थी, लेकिन मन का संशय अभी पूरी तरह गया नहीं था। उसके अंदर सवाल अब भी गूंज रहे थे, कहीं ये सब केवल एक दिखावा तो नहीं, कहीं पापा को इस्तेमाल तो नहीं कर रही, कहीं ये सब उस बेटी को जताने की कोशिश तो नहीं कि देखो अब तुम्हारे पापा को मैं कितना समझती हूँ। उसने एक बार फिर पापा की ओर देखा। वो अब शर्मा अंकल और बाकी दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए गली में निकल चुके थे। बहुत दिनों बाद उनकी आंखों में वो चमक दिख रही थी, जो मां के बाद गुम हो गई थी। पूनम की आंखें नम हो गई, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। कुछ देर बाद राम प्रकाश जी दूध लेकर लौट आते हैं, और पूनम रसोई में पापा के लिए दूध लेने के लिए जाती है, तो नेहा को देखकर चौंक जाती है। पूनम ने चौंकते हुए धीरे से रसोई के कोने में खड़ी नेहा से पूछा, ये क्या कर रही हो भाभी आप? पूनम की आवाज में हल्की घबराहट थी, आंखें संकुचित और माथे पर बल साफ दिख रहे थे।
उसे अचानक शंका हुई कि कहीं भाभी कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जो नहीं करना चाहिए। नेहा जो दूध में कुछ घोल रही थी, पूनम की आवाज सुनकर नेहा ने चम्मच रोक दी, फिर मुड़ी और एक धीमी मुस्कान के साथ बोली, अरे पूनम, ये पापा के लिए है। वो पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक बार ही दूध लेते हैं। पहले तो बादाम, मुनक्का, छुआरा सब कुछ लेते थे। मम्मी जी जब तक थीं, वो सब उनका ऐसे ख्याल रखती थीं जैसे कोई बच्चा हो। पर अब उन्होंने सब बंद कर दिया है। वो कुछ पल को रुकी और हल्के से बोली, अब तो पापा जी को कब्ज की शिकायत रहने लगी है, तो मैंने सोचा मम्मी जी की तरह नहीं बन सकती, पर उनका थोड़ा ध्यान तो रख सकती हूँ। बादाम, मुनक्का का पेस्ट बनाकर दूध में मिला देती हूँ, ताकि कुछ पोषण तो पहुंचे इनके शरीर में, ताकि उन्हें कमजोरी का एहसास थोड़ा कम हो। नेहा की आवाज में कोई बनावटीपन नहीं था, बल्कि एक सच्चा अपनापन झलक रहा था। पूनम एकदम चुप हो जाती है, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। उसकी आंखें नेहा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या ये सचमुच चिंता थी या कोई और परछाई छुपी थी उसके भावों में? पूनम के भीतर जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगी, काश पापा भी देख पाते ये बदला हुआ रूप, या शायद कहीं ये सिर्फ उसके सामने ही तो नहीं हो रहा। पहली बार पूनम को लगा माँ की परछाई कोई और बनकर इस घर में मौजूद है। पर क्या वो सचमुच माँ की तरह निश्चल और समर्पित है, या ये एक मुखौटा है किसी बड़े सच का? वो अचानक चुप हो गई। नेहा दूध का गिलास लेकर कमरे की ओर चली गई। पूनम अब भी वहीं खड़ी थी, आंखें गहरी सोच में डूबी, और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं भाभी को गलत समझ रही हूँ, या अभी कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है? लेकिन जैसे ही पापा की बातें उसे याद आती, तो वो सही और गलत को समझ ही नहीं पाती। वो सोचने लगी, शायद पापा कुछ ज्यादा ही नकारात्मक हो रहे हैं नेहा के लिए। मैं बताऊंगी उन्हें कि नेहा तो उनका कितना ख्याल रख रही है, और कुछ नहीं। बस इतना समझाना है पापा को कि नेहा सिर्फ बहू नहीं, बल्कि बेटी बनकर अपने फर्ज निभा रही है। पूनम के मन में कोई बड़ी बात नहीं थी, ना ही कोई भाषण, बस एक सरल सी भावना थी, जिसने अपने हिस्से की ममता बिना कुछ कहे बांटी है। उसकी पहचान पापा को होनी चाहिए, और ये बताना मेरा भी फर्ज है। उसकी आंखों के कोने नम हो गए। वो सोचने लगी कि कभी कभी बस एक छोटी सी सच्चाई एक बड़े रिश्ते को बचा लेती है, और वहीं उसे करना है। इधर जैसे ही नेहा अपने ससुर जी के कमरे से लौटी, तो राम प्रकाश जी की आवाज पूरे घर में गूंज गई, पूनम, कह दे अपनी भाभी से, इसे जाना हो तो जाए अपनी माँ के पास 3-4 दिन के लिए। तब तक तू रहेगी ही यहाँ। कोई ये ही ठकुराइन नहीं है इस घर की, इसके बिना काम नहीं चलेगा जैसे, ये तो यही सोचती है। जब राम प्रकाश जी गुस्से में नेहा पर ऊंची आवाज में बोलने लगे, तो पूनम के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। इधर नेहा अपने ससुर राम प्रकाश जी की बातों से भीतर ही भीतर टूट सी गई थी। मन भारी हो गया था। आंखों में आंसू तो नहीं थे, पर दिल में हूक सी उठ रही थी। जिस सेवा को उसने अपना कर्तव्य नहीं, बल्कि अपने मन का प्रेम समझकर निभाया, उसी पर जब प्रश्न चिन्ह लगे, तो उसे खुद से घिन से आने लगी। क्या वाकई में मैं कुछ कम कर रही हूँ, या पापा जी अब मुझे नहीं समझ पा रहे? उसके मन में यह सवाल जैसे बार बार सिर उठा रहा था। वो सोचने लगी, कभी माँ कहती थी, जब मन बहुत थक जाए तो अपने मायके जाना चाहिए। मन भी वहीं शांत होता है, और अपनी पहचान भी याद आती है। नेहा ने धीमे से आंचल से पसीना नहीं, बल्कि अपनी भीगी पलकों को पोंछा, और मन ही मन तय किया, कुछ दिन चली जाती हूँ मायके, खुद के लिए और शायद उनके लिए भी, ताकि पापा जी को मेरी अहमियत का एहसास हो सके। वह अपना निर्णय
अपने ससुर जी को सुनाने जा रही थी कि दरवाजे पर उसके कदम रुक गए। पूनम अपने पापा से बात कर रही थी। पापा, जरा ठहरिए। भाभी जो कुछ भी कर रही है वो आपकी भलाई के लिए है। आप तो बस ऊपर से उनका बर्ताव देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनकी कोशिशों को महसूस किया है? राम प्रकाश जी ठिठक गए। उनकी आंखों में अब भी नाराजगी छलक रही थी, लेकिन पूनम की आंखों में उतर आया सच उन्हें विचलित कर रहा था। पापा, पूनम ने आगे कहा, मैंने खुद देखा है। जब आप सो रहे होते हैं तो भाभी चुपचाप आपके तकिए के नीचे गर्म पानी की थैली रख देती है। आपकी दवाई का टाइम अलार्म लगाकर याद रखती है। आपने सूखे मेवे खाने छोड़ दिए हैं तो उन्होंने चुपचाप दूध में बादाम मुनक्का का पेस्ट डालकर आपको देने की कोशिश की, ताकि आपकी सेहत बिगड़ने ना पाए। पूनम की आवाज कुछ और कोमल हो गई। शायद आप भाभी को ठीक से समझ नहीं पाए हैं पापा। माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन भाभी कोशिश तो कर रही है आपके लिए, इस घर के लिए। क्या आपको नहीं लगता उन्हें एक मौका मिलना चाहिए? कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। थोड़ी देर बाद अपना चश्मा आंखों से निकालते हुए राम प्रकाश जी बोले, सब जानता हूं बेटा। राम प्रकाश जी की आवाज में अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी। उनमें एक अजीब सी थकान, एक पश्चाताप और एक कोमलता बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे पूनम की ओर देख रहे थे, जैसे अब दिल खोलकर कुछ कहना चाहते हों, जो बहुत दिनों से वो अपने भीतर दबा रहे थे। उसका मन बहुत पवित्र है पूनम। उन्होंने गहरी सांस ली। आंखें कहीं दूर चली गई, जैसे बीते दिनों की गलियों में कुछ खोज रहे हों। पर तुझे भी तो बुलाना था, और मैं जानता था तू यूं ही नहीं आती, इसलिए तुझे इतना सुना दिया ताकि तुझे चोट पहुंचे और तू यहाँ आए, ताकि तेरा मन भी हल्का हो और मैं भी तुझसे कह सकूं कि अब उसे कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दूं, अपने माँ पिताजी के पास। उनकी आंखें अब भरने लगी थी। शब्द भारी हो गए थे। तेरी माँ थी ना पहले, जो सब देख लेती थी, मेरी दवाई, मेरी चप्पल, मेरा मिजाज, वो सब समझ जाती थी। अब वो नहीं है तो नेहा बहू मेरी सेवा में लग गई है और खुद को जैसे भूल ही गई है। उसे अपने लिए जीना ही कहाँ आता है पूनम। पूनम की आंखों से भी अब आंसू बहने लगे थे। वो अपने पिता को इस तरह बेबस और भावुक पहली बार देख रही थी। मैं जानता हूँ बहुत चिंता करती है वो मेरी। हर रात उठकर देखती है कि मेरी सांसें ठीक चल रही हैं या नहीं। ख्याल ऐसा रखती है मेरा, जैसे मैं उसका छोटा बच्चा हूँ। राम प्रकाश जी अब बिखर चुके थे। उनकी आवाज रुक रुक कर टूट रही थी। पर अब मैं नहीं चाहता कि वो खुद को यूं मिटाती रहे, इसलिए चाहता हूं कि कुछ दिन चैन से जिए अपने माँ बाप के पास जाकर। और मैं जानता हूं ये तभी होगा जब तू उसे कुछ दिन जाने के लिए कहेगी, और वो चैन से तभी जा पाएगी जब तू यहाँ रुकेगी। कमरे में एक गहरा मौन छा गया। ये मौन दुख का नहीं था, बल्कि एक रिश्ते के फिर से जुड़ने की शुरुआत का संकेत था। और वैसे भी अगर बेटियां मायके न जाए तो भाई भाभी भतीजे सब भुला देते हैं उनको और उनके अस्तित्व को भी। बेटी बहन बुआ, ये रिश्ते धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं। इसलिए बेटियों को जाना चाहिए अपने घर। उसे समझाता तो वो जाती ही नहीं, इसलिए ये सारा नाटक रचा। मैं चाहता हूं वो जाए अपने माँ पिता के पास, कुछ दिन वहां जिए, मुस्कुराए, और फिर जब लौटे तो उसका मन खिला हुआ हो। बस वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। राम प्रकाश जी की बातें सुनकर पूनम जैसे कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई। जिन पिता को अब तक एक सख्त दिल भावहीन समझ रही थी, उसी पिता की आंखों में अपनी बहू नेहा के लिए इतनी संवेदना, इतना आत्मिक जुड़ाव देखकर वो हैरान रह गई। पूनम की आंखें छलक उठी। अपने पिता के मुख से इतने कोमल शब्दों में
नेहा के त्याग को स्वीकार करना उसको अंदर तक संतुष्ट कर गया। उसने धीरे से अपनी पलकें झुका ली। पूनम के मन में एक सुकून भी था और पछतावा भी। सुकून इस बात का कि पापा ने नेहा को समझा, और पछतावा इस बात का कि शायद उसने ही कभी पापा को पूरी तरह समझा नहीं। उस पल पूनम को ऐसा लगा जैसे रिश्तों के बीच की धूल धीरे धीरे साफ हो रही है और उसमें छिपे असली रंग अब सामने आने लगे हैं। और वो रंग थे संवेदना, स्वीकृति और सच्चे अपनेपन के। इधर नेहा ये सब बातें दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। उसके कानों में बस यही गूंज रहा था, उसका मन खिला हुआ हो, बस वही महत्वपूर्ण है। उसकी आंखें भर आई। जिस ससुर ने पल दो पल पहले उसे कड़वे शब्दों से विदा करने की बात की थी, वही वही उसके लिए अपने जज्बातों का घूंट पी गए थे। उसे एहसास हुआ वे ससुर जी नहीं, वे सच में आज उसके पिता बन चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।